तो अगर अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और पीछे बात क्या हुआ था, अगर सिमिलर टाइप के चार्ज हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, इनको क्या बोलते हैं, रिपल्सन, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं और अलग अलग टाइप के चार्ज एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करते हैं। तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, सबसे मुख्य प्रॉपर्टी यही है जिसको हम बार बार आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या है, ये हम थोड़ा और आगे आएंगे तो और अच्छे से डिस्कस होगा जब हम फोर्स वगैरह निकालेंगे। कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर रहा है या कि रिपेल कर रहा है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है ना। जैसे अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करने का ये मतलब है कि अर्थ हर एक बॉडी पर फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, जिससे वो कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो खींच देती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे दिया गया, ठीक है। न्यूटन ने कहा ही था कि कोई भी दो बॉडीज हैं एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन का ये मतलब, जैसे मान लो एक बॉडी है, अगर हम अट्रैक्शन का मतलब बताएं आपको, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, बी है और ये इसको हम ए मान लेते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि ए बी को अट्रैक्ट, क्या हुआ, कंसंट्रेट करो, समस्या हो जाएगी। दो वस्तु है ए और बी, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है का क्या मतलब फोर्स लगा रहा है बी पे। अब आपके मन में ए कर रहा है ना, अगर हम ऐसा पूछ लें फोर्स ऑन बी, तो जिस पे लग रहा है उसको हटा देते हैं। अब ए देखते हैं, ए फोर्स लगाएगा ना, किधर लगाएगा, अपनी तरफ बी को खींचेगा। मतलब यहाँ पे मैं छोटा सा बी बनाता हूँ, इस बी को अपनी तरफ ये खींच रहा है, इसको अट्रैक्शन कहते हैं। और रिपल्सन का क्या मतलब हुआ, अपने से दूर उसको ले जा रहा है तो उसका रिपल्सन। अगर ये रिपल्सन होता तो बी को किधर ले जाता, ये अपने से दूर ले जाता। तो ये मैं क्यों इतना डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम वेक्टर लेके आएंगे, पूरा कूलॉम्स लॉ जो पूरी तरह से वेक्टर आएगा, तो इसलिए मैं धीरे से डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे कि अट्रैक्शन रिपल्सन का क्या मतलब है। इससे ज़्यादा हम वेक्टर नहीं जानेंगे यहाँ, है ना। पूरी तरह अगर आपको वेक्टर से डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझें कि अट्रैक्शन का मतलब अपनी तरफ खींचना और रिपल्सन का मतलब अपने से दूर भगाना, बस। बाकी तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्शन मतलब tan इनवर्स बी अपान ए, ठीक, बस इतना ही करेंगे, जब आएगा देख लेंगे, इसलिए डरे नहीं कि कहाँ क्या कैसे होगा, ठीक है। हम ये जान लिए हैं कि दो चार्ज कहीं भी होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो डिपेंड किस बात पे करेगा, उनके चिन्हों पे, कैसे उनके साइन हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए, अब ये बताओ इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन, ठीक बात। अब आप अपने मन से नहीं कहेंगे कि अट्रैक्शन लगेगा रिपल्सन लगेगा, कब तक नहीं बता सकते, जब तक इनका पर्टिकुलर चिन्ह आपको पता ना हो जाए। अगर आपको पता हो गया कि दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन होगा। तो आप बिना चिन्हों के कभी कमेंट नहीं करेंगे कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, ठीक है, जब तक आपको चार्ज का चिन्ह पता नहीं चल। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ की एक बहुत खास विशेषता है कि चिन्हों का, खासकर यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स में, चिन्हों का सिर्फ यूज ही डायरेक्शन निकालने के लिए है, हम कभी भी मैग्नीट्यूड में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, उसमें कभी मैग्नीट्यूड में हम चिन्हों का नाम ही नहीं लेंगे। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वहाँ भी हम कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय चिन्हों का कोई उपयोग नहीं करेंगे,
तो साइन सिर्फ किस लिए यूज करेंगे? डायरेक्शन बताने के लिए और नेचर बताने के लिए कि अगर सेम टाइप के चिन्ह हैं तो उनके बीच रिपल्सन होगा और अलग अलग टाइप के चिन्ह हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो ये तो हम पता लिए अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा, पर कितना होगा? अब मेन टास्क ये है कि कितना होगा। ये तो है कि होगा, पर कितना अट्रैक्शन होगा, कितना रिपल्सन होगा, वो जानने वाली बात होनी चाहिए। तो उसको कैसे पता किया गया? कूलाम आए, कूलाम ने एक नियम दिया। काहे के लिए दिया? कूलाम का नियम जो था वो काहे के लिए था? वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए था, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स निकालने के लिए। फोर्स का नेचर कैसा है वो तो हम जान गए, पर फोर्स है कितना ये निकालने के लिए कूलाम्स लॉ है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th बोर्ड के हिसाब से भी पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलाम्स लॉ ठीक है। काहे के लिए था ये? अभी अभी हमने बताया ये किस लिए था, किस काम में आएगा ये? टू फाइंड द फोर्स। कौन सा फोर्स? बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। कूलाम्स लॉ था किस चीज़ के लिए? दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के लिए। अब पॉइंट चार्ज से क्या मतलब है? ये लिमिटेशन भी है, कूलाम्स लॉ की ये लिमिटेशन भी है कि यह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये जो पॉइंट चार्ज है इसका मतलब क्या है? आप सोचें थोड़ा सा। कूलाम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? कहें कहें, कुछ कहें, कुछ विचार आ रहा है मन में? पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? हम चार्ज कह रहे हैं, वो मास कह रहे हैं। पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या? बहुत ज़्यादा हो। वो कितना? न बहुत कितना, उसका कुछ नहीं। चार्ज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। सही बात है। जब दो चार्ज के बीच की दूरी उनके साइज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो, यह हम ग्रेविटेशन में भी कुछ बात किए थे इस तरह की, पॉइंट मास। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? कि डिस्टेंस बिटवीन charges is very large as compared to size of charge। अब क्या था, ग्रेविटेशन में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, दो वस्तु बहुत पास पास रख गई थी और उनके बीच फोर्स पूछा गया था, और पूछा गया था फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, और शायद आंसर r⁴ आया था। नहीं याद है? याद है? ग्रेविटेशन में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे इस तरह, याद करो। ये दो बॉडी बहुत पास पास रख दी गई थी और ये पूछा गया था, इनके मास दिया हुआ था, और ये पूछा गया था कि इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है। किए थे ना? तो हम क्यों नहीं लगा पाए थे यहाँ Gm/m2/r²? क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं रह गया था। क्यों?
बीच की डिस्टेंस 2r है, अकेली की साइज़ खुद की r है, उसका डायमीटर 2r है। भाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी थी इसकी? 2r। और अकेले डायमीटर देखें एक पर्टिकुलर स्फेयर का तो वो भी कितना है? 2r, बराबर है लगभग। तो बीच की डिस्टेंस ही नहीं है एक तरह से, तो इसलिए ये पॉइंट मास नहीं था। और यहाँ हम डायरेक्टली जो न्यूटन का नियम था Gm1m2/r² वो नहीं लगा पाए थे। यहाँ हम डेंसिटी वाला खेल आया था कुछ, है ना, और इसका आंसर कुछ डिफर कर गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी सेम वही चीज़। ठीक है, तो अगर दो सेम इसी तरह दो चार्ज के बीच की अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ठीक है, और अगर बहुत पास पास है तो नहीं चलेगा। फिर हम वही डेंसिटी वाला खेल ले आएंगे, देखेंगे क्या करेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि कूलाम्स लॉ किस लिए है? फोर्स निकालने के लिए। इतना तो ठीक है, इतना याद रहता है लोगों को कि कूलाम्स लॉ फोर्स निकालने के लिए है। किसके बीच? दो चार्ज के बीच। तो जनरली इंसान को यही याद रहता है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि चार्जेस जिनके बीच हम फोर्स निकाल रहे हैं वो पॉइंट हैं या नहीं है। पता चला दोनों इस तरह के तो नहीं हो गए, है ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी r है। ये क्या लिख गया? Q2 ही है क्या? ठीक है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, बीच की दूरी r है, और दिख रही है कि दोनों के साइज की अपेक्षा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कूलाम ने दो बातों में नियम दिया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, अब वो फोर्स अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है ये हम जान जाएंगे चिन्ह अगर दे देगा तो, और चिन्ह नहीं देगा तो हम कदापि नहीं जान सकते कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डिपेंड करता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। हम फिर वही करें, ये चार्जों का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये जो चार्ज लिखा है ना Q1 Q2 वो मैग्नीट्यूड है। अगर ये मान लो -3 कूलम होता तो वहाँ हम -3 नहीं लिखते, सिर्फ 3 लिखते। हम कभी भी न्यूमेरिकल में साइन नहीं रखेंगे अभी फ़िलहाल 12वीं में, जब वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हम नहीं रखेंगे चिन्ह सहित। हम डायरेक्शन में उस बात को कह लेंगे माइनस प्लस जो होगा। तो पहली बात ये उन्होंने कहा, और कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। सेम उसी तरह ग्रेविटेशन की तरह वहाँ भी तो हम कहते फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेम उसी तरह बिल्कुल ग्रेविटेशन के एनालॉगस है। अगर आप ग्रेविटेशन का रिवाइज करके आते हैं ना तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, है ना, पूरी तरह से ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और यहाँ हम m के स्थान पे क्या कह लिए हैं? चार्ज। दोनों को मिलाए, जब मिला दिए तो क्या मिल गया? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। वहाँ क्या मिला था? m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो वहाँ कैपिटल G के रूप में आया था और यहाँ कैपिटल K के रूप में आता है। याद रखेंगे इस नियम को, इतना ही यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। K Q1 Q2 बाई r², वहाँ G m1 m2 बाई r²। ठीक है, अब हम कूलाम्स लॉ जान गए हैं कि अगर हम K की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल हम ये जान गए हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लगाने का एक फार्मूला है K Q1 Q2 बाई r²। कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है
कहीं भी, और दो वस्तु हैं, एक को Q1 मानिए, एक को Q2 मानिए, बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, कर डालिए। ठीक, लिख गया? ठीक है, दूसरा पेज ऐड करूँ मैं? ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ के आए, इसको थोड़ा और अच्छे से अब आगे लेके आते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलाम्स लॉ है। अगर आप सिर्फ ये याद रखते हैं ना, तो अगर आपके 12th बोर्ड में आता भी है कूलाम्स लॉ लिखिए, तो आप लिख दोगे। दो पॉइंट अलग कर जो पीछे हम करके आए हैं, आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे जो हम यहाँ पढ़ के आए हैं, ये सब कुछ लिख दोगे। क्या? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कंबाइंड टुगेदर। ये 1-1.5 पेज आप बना ले जाओगे अगर आप सिर्फ फार्मूला जानते हो, क्योंकि दिख रहा है के तो प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 Q2 Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप लिख पाओगे उसको अगर सिर्फ फार्मूला याद है तो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप लेते रहेंगे। इसको देखिए, ये कूलाम्स लॉ है। ध्यान देंगे Q1 Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, पुट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2। आप Q1 Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे और R को मीटर में ही रखेंगे। वो कॉमन सेंस की बात है कि क्वेश्चन हम SI यूनिट में ही सॉल्व करेंगे, तो फोर्स आपको न्यूटन में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, Q1 Q2 को हम मैग्नीट्यूड रखेंगे और कूलाम में रखेंगे। ठीक है, SI यूनिट में ही रखेंगे। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन SI यूनिट में सॉल्व होते आए हैं, तो यहाँ भी हम SI यूनिट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ से देख भी सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और दो चार्ज के कारण कूलाम स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा उधर जाके, है ना। अगर आप K के फार्मूला यहाँ से निकालें तो क्या बचेगा? FR² अपॉन Q1 Q2। और अगर इसका आप कंपेयर करें ग्रेविटेशन वाले से ना, तो उसकी क्या आई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बोलो, कैपिटल G का जो यूनिट था। सिर्फ फ़र्क यहीं आया है कूलाम और किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ चार्ज है और वहाँ मास था। सेम चीज़ है, फ़र्क सिर्फ कांस्टेंट का आया है। इस वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, तो चलो आप सब लिख लें उसको। ठीक, अच्छा, K की एक और वैल्यू हम लिखते हैं, बड़ा कंसंट्रेट होइए, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। 1/4πε0। ये एक नया टर्म आपको दिख रहा है ई टाइप का, इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ये जो लिखा है ना, इसको हम ये पढ़ते हैं। और ये जो नीचे लगा है ना 0 नॉट, अगर अकेले ये लिखा है तो इसको हम पढ़ते थे, अरे यार क्या हो जा रहा है बीच बीच में। ठीक है, अगर अकेले ये बना है तो इसको हम पढ़ते थे एप्सिलॉन, और अगर नीचे ये भी लग गया है तो इसको भी पढ़ेंगे हम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है क्या, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में हो जाए। ये है, एक और नया शब्द मिल रहा है, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ वही चीज़।
और एयर। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम ही तो हुआ, है ना। अब ये परमिटिविटी क्या हो गया भाई, नया शब्द आ गया। लिखो इतना, लिखते चलो। अभी आज हम सिर्फ नया कूलाम्स लॉ पढ़े हैं, है ना, K(Q1 Q2 by r², बस। और पढ़े हैं चार्ज मास के साथ आता जाता है। पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो मास गया, नेगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन आया तो मास लेके आया, है ना? मास बढ़ा तो वेट बढ़ा, ठीक है। परमिटिविटी एक नया शब्द। अच्छा, परमिट तो लग ही रहा है, परमिट तो जानते ही आप। परमिट, परमिट मतलब अलाउ करना। काहे के लिए अलाउ? फोर्स लगने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि चार्जेस हमने रख लिए, कहाँ रख दिए? एयर में। अगर मान लो हम रखे, अभी मान लो यहाँ हम रख दिए टेबल पे, बीच में क्या है उन दोनों के? एयर ही तो है। एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, बीच में क्या? एयर। एयर की अपनी खुद की स्ट्रेंथ कि दोनों के बीच कितना फोर्स अलाउ करेगा, वो परमिटिविटी। हर एक मीडियम की, पानी में आप ले जाओ तो पानी का अपनी खुद की क्षमता, फोर्स लगने देगा, नहीं लगने देगा, ज़्यादा लगने देगा, कम लगने देगा, वो पानी की अपनी बात है। हर मीडियम की अपनी क्षमता है कि वह दोनों चार्जों के बीच कितना फोर्स लगने देगा, कितना नहीं लगने देगा, वो है परमिटिविटी, ठीक है। एबिलिटी टू परमिट द फोर्स, ये परमिटिविटी है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद रखेंगे, इसको खूब बार पूछा गया है। यूनिट जस्ट उल्टा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जस्ट उल्टा, क्योंकि के का उल्टा ही तो आया है। 4 पाई तो ऐसे भी यूनिट लेस है के, और तो जो के की यूनिट थी उसकी उलट के आ गई है। अगर बोर्ड में 3 नंबर 4 नंबर का था, आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। हम न्यूमेरिकली ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि के की डायरेक्ट वैल्यू है अपने पास, हम काहे परेशान होंगे ये सब चीज़ करके। न्यूमेरिकली तो हम के की वैल्यू डायरेक्टली लिख देंगे। Q1 Q2 दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, निकाल लेंगे झट से, उसमें क्या। तो अब जो आपको फोर्स का फार्मूला मिला है नया, वो ये मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। क्यों? के स्थान पे हमने वैल्यू रख दिया। ये है कूलाम्स लॉ एयर के लिए, ठीक है। दो चार्ज कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ? दो चार्ज Q1 Q2 r दूरी पर कहाँ रखे हुए हैं? इन एयर। ये पूरा ओवरव्यू है कूलाम्स लॉ का। एक पेज में हमने इसको समेटने का प्रयास किया है, इसीलिए दिखता रहे एक साथ आपको। अच्छा, ये वाइट से जो लिखा है ये बढ़िया दिख रहा है क्या? अच्छा दिख रहा है? चौक वाली फीलिंग आ रही है, बचपन वाली आ रही, चौक वाली। अच्छा, आप लोग नहीं देखे होंगे चाक, और वो आता था एक लकड़ी का श्याम पट। देखें 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 देखें। अच्छा, मेरे गांव में क्या था कि दीवालों में नहीं चिपका था, तो वहाँ क्या था, पेड़ में ऐसे श्याम पट टिका के उसी में लिखते थे। तो बचपन की बात है, कहाँ गए वो दिन। ठीक है, हो गया ये। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज है यहाँ Q1, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, और उससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक और चार्ज रखा हुआ है Q2, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं -4 माइक्रोकूलम।
हम बहुत कुछ इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब बताइएगा पीछे से कितना मैं छोटा कर सकता हूँ इसको, तो आपको दिख जाएगा। बोलो, दिखा इतना? बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। जो सबसे बेसिक चीज़ है हम वो निकाल सकते हैं कि फोर्स का नेचर क्या है, बिना कुछ सॉल्व किए। तो पहला चीज़ तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि नेचर क्या है। अट्रैक्शन। कैसे पता चल गया? अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अगर आपको चार्ज का साइन पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर साइन नहीं पता है तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, क्या है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो आप बिना कुछ सॉल्व किए जान सकते थे। दूसरा चीज़ हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो कैसे निकलेगा? F इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 3, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, Q2 4। अच्छा, -4 था पर न्यूमेरिकल में हमको चिन्ह नहीं रखना, हमने चिन्हों का जितना यूज़ था वो हमने कर लिया, सिर्फ इतना ही यूज है। डिवाइडेड बाई R3 और सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर, ठीक। सारी वैल्यू रख गई, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, रख गया। सॉल्व कर लिए। तो आप इसको जब सॉल्व किए तो ये आपको मिल गया 120। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 120 मिल जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो। कैसे? 3 का स्क्वायर होगा 9 तो कट ही जाएगा पूरा, 4×3 12 ये होगा, और नीचे से -4 ऊपर जाएगा +4, 9 4 13 और -12, तो एक 10 और बच रहा है, तो 12 था और 10 और बच रहा था, ठीक। तो 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। और कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, लिख लें इसको। बन जाएगा क्या? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड तक सीमित है ऐसे क्वेश्चंस, पर बिना इनके हम अच्छे लेवल क्वेश्चन जा भी नहीं सकते। यही तो आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है, बीच में अगर कुछ नहीं कह रहा है तो एयर है, ठीक है। बेटा दूसरा कुछ पॉइंट्स हैं, उनको इसी तरह देखिए। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कूलाम्ब फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ही ये लगेगा, ठीक है। दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ही लगेगा ये।
जैसे अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, अगर ए और मान लेते हैं दोनों प्लस है। अच्छा, हम चिन्हों की बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लो कुछ नहीं दिया है दोनों चार्ज के बारे में, तो अजम्पशन हम अगर करेंगे तो सिर्फ दोनों के लिए पॉजिटिव साइन करेंगे, सेम साइन मान के आदमी करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ए बी पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर, और बी ए पर किधर लगाएगा, इधर, है ना भाई। बी अपने से दूर भगाने का प्रयास करेगा, सेम साइन अगर मान रहे हैं तो ए को अपने से दूर भगाएगा, तो ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एफ बी पर ए के द्वारा और ए पर बी के द्वारा, पर ये लगेगा कहाँ? अगर हम पर्टिकुलरली ए की बात करें तो ये है इसका सेंटर, और ये है सेंटर टू सेंटर ज्वाइन, तो ये ऐसे लगेगा इस लाइन पे, इधर उसको रिपेल करेगा, है ना। और अगर यही लाइन आगे बढ़ गई है तो ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये सब डायरेक्शन की बात है, बाद में ना वेक्टर के कारण डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ तो वेक्टर है नहीं, है ये वेक्टर ही, एक्चुअली मैं वेक्टर ही बता रहा हूँ एक तरह से, पर ऐसा कुछ है क्या कि ये कुछ अलग हो रहा है, अपने से दूर भगा रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, रिपल्सन है। और अगर ए बी को अपने से दूर भगाएगा तो इधर देखिए, यह है बी, इधर ये फोर्स लगाएगा, इधर ए बी पर इधर फोर्स लगाएगा, अपने से दूर ऐसे ढकेलेगा, और यही लाइन आगे बढ़ी है तो ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, ए बी को ऐसे और बी ए को ऐसे, सेम साइन है ना, इसलिए रिपल्सन सेम साइन हम मान लिए हैं, है ना, दोनों प्लस है, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों प्लस है, ये रिपल्सन है। ये अगर समझ रहे हैं ना तो ये बहुत 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 बढ़िया बात है। ठीक है, कि कहाँ फोर्स लगेगा, दोनों लाइन के सेंटर टू सेंटर जोड़ने वाली लाइन पर ही लगेगा, कहाँ और इधर उधर नहीं लगेगा। ठीक, थोड़ा सा भी नहीं कि अब आपके मन में आ गया बी चलो ऐसे थोड़ा सा तिरछा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेंटर टू सेंटर। ठीक, तो कूलॉम्स लॉ एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, एक बात हमने कर ही लिया था कि कूलॉम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए सही है, सेंटर टू सेंटर लगता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए सही है, लिमिटेशन भी है उसकी कि वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। वो हम पहले लिख लिए थे, इसलिए दोबारा अब नहीं लिख रहे हैं, आपका मन हो दोबारा लिख लीजिए। पर हम एक और बात कहते हैं कि यह सिर्फ रुके हुए चार्जों के लिए सही है, इट इज़ वैलिड। हाँ, ये लिमिटेशन भी है। यह सिर्फ रुके हुए चार्ज के लिए सही है, चलते हुए चार्ज पे आप ये कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते। एक चार्ज 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं लगा सकते आप, फिर कुछ और जो भी होगा देखेंगे, है ना, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में हम देखेंगे कि चलते हुए चार्ज पे कैसा फोर्स लगता है। ठीक है, एक और बहुत अच्छी बात ये कि यह थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब ये क्या है, एक्शन रिएक्शन वाली बात हो गई। थर्ड लॉ को फॉलो करता है, कैसे? ए जितना फोर्स बी पे लगाएगा
बी उतना फोर्स ए पे लगाएगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होंगी। है ही, ए बी पर उधर लगा रहा है, बी ए पर उधर लगा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन हो गई, सेम फोर्स लगेगा। क्यों निकालोगे तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से ही ना, अब Q1 Q2 सेम है, आर सेम है, तो फोर्स तो सेम ही आना है, दोनों पे लगने वाला फोर्स है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए। ये माइनस क्या बताता है, अपोजिट साइन, तो माइनस बताता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या हुआ, लगा कॉपी वॉपी फट गई, तो बिल्कुल चीर फाड़ पे उतारू हो गए ऐसे। बचपन की बातें हैं सब, ऐसे बैठते थे बचपन में, पर ऐसे नहीं बैठते थे। हैं? बोरीली, हाँ ये कह सकते हैं, उसमें भी ऐसे कहाँ बैठ पाएंगे। अब ठीक है, अब बैठ सकते हैं। कहाँ रख देते भाई, पहले कहाँ रख देते उसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कूलाम्स लॉ के बारे में। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज पे बराबर फोर्स लगेगा, अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा। थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, किस लॉ को फॉलो क्या कैसे करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ना फोर्स निकाल लिए हैं तो थोड़ा और अच्छी बात अगर हम करें तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स हो गया। हम 2 स्लाइड अगर पीछे चलें, 2 पेज, ये क्वेश्चन हमने किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, 120 न्यूटन, Q2 पे कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज वो भी 120 न्यूटन, बस फर्क कितना का है, दोनों अलग साइन का है, तो Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे ले आएं और हम Q1 को बना रहे हैं, तो Q1 पे फोर्स किधर लगेगा बताओ, लेफ्ट या राइट? Q1 पर फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? जब राइट साइड कह दिए तो काहे माइनस कह रहे हो? भाई माइनस प्लस तो सिर्फ उसी लिए है ना, डायरेक्शन के लिए है। इधर राइट या लेफ्ट? लेफ्ट है ये, हमारा लेफ्ट है। हाँ, हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हमारा भी राइट हो जाएगा ऐसे। नहीं, हमारे लेफ्ट में नहीं, उसके हिसाब से, उस चार्ज के रिस्पेक्ट में लेफ्ट या राइट? राइट में। राइट में क्लियर नहीं है क्या ऐसा? आधा अधूरा है, किधर लगेगा? लेफ्ट लगेगा? राइट लगेगा? क्यों लगेगा, कारण? अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 खींचेगा उसको अपनी तरफ। भाई अलग अलग साइन है ना, तो अपोजिट साइन है तो अट्रैक्शन तो होगा, Q2 खींच देगा उसको अपने। अब खींचने का मतलब Q1 इधर 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 ऐसे चला जाएगा ऐसे। पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन कितना? बोलो Q2 पे क्या है, किधर फोर्स लगेगा? लेफ्ट में। क्यों? अब Q1 खींचेगा अपनी तरफ उसको, तो चला आएगा इसे खींचते इधर। कितना? 120 न्यूटन। ये आना चाहिए, पर्टिकुलर चार्ज किधर जाएगा। भाई फोर्स है तो मोशन होगा, अगर कोई इसको पकड़ के नहीं रखेगा, अभी ये इतने दूर हैं क्योंकि कोई ना कोई तीसरा एजेंट होगा जो उसको फिक्स करके रखा है। अगर इसको हम फ्री छोड़ दें तो जाएंगे, मोशन होगा। कितना मोशन होगा, किधर होगा, तो किधर जाएंगे उसका डायरेक्शन तो पता होगा ना, तो किधर मोशन होगा, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। जिधर फोर्स लगेगा उधर मोशन होगा।
ठीक है। तो Q1 अगर फ्री पा जाए Q2 को फिक्स करते हुए तो Q2 की तरफ चला जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और Q2 अगर फ्री पा जाए Q1 को फिक्स रखते हुए तो Q1 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, अट्रैक्शन होगा। ये बातें आनी चाहिए। अगर दोनों का मास पता है, यहाँ नहीं पता है, यहाँ नहीं पता है, मास कहाँ पता है, चार्ज पता है। अगर दोनों का मास पता हो जाए 2 ग्राम 4 ग्राम जो भी है, तो आप F = ma का यूज कर सकते हैं और एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन निकला तो काइनेमेटिक्स में हर वो चीज़ पूछी जा सकती है जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जो भी है सब कुछ। तो अगर हम मेंस लेवल तक बात करें तो नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं, पर अगर मेंस से ऊपर जाते हैं तो फिर यही होता है, एक्सीलरेशन निकलवा के फिर कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस है, आना चाहिए। इसको वहीं पे लिख लो कि Q1 पे उधर और Q2 पे इधर, डायरेक्शन वाइज, ठीक। ये F12 = F21 वाला खेल हो गया ना। अब तो मैग्नीट्यूड वाइज F12 = F21, डायरेक्शन अलग अलग है, एक्शन का रिएक्शन हो गया, वो उस पर लगाया, वो उस पर लगाया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं कूलॉम्स लॉ पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ले आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लास्ट में किए थे। वेट क्या हो रहा था इसका, इंक्रीज हो रहा था। क्यों इंक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गेन करने से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। ये हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था। चलो इसको देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन Q = NE पे रह गया था, सोचें थोड़ा सा इसके बारे में। एक बॉडी के पास इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा कौन, प्रोटॉन ज़्यादा, अच्छा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। कितना, समस्या यही हो गई। अगर हम ये, जैसे हम कहते हैं ना, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी। कितने इलेक्ट्रॉन आए कितने इलेक्ट्रॉन गए, ये बात होनी चाहिए। एक्सेस चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जब इस तरह क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर मान लो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूट्रॉन का संख्या दे देता है, ऐसा उसका कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना। पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर दिया है तो दोनों को आप डिफरेंस करिए, कितना ज़्यादा हो रहा है एक्सेस, वो चार्ज लेके आएंगे। तो अगर आप एक्सेस पार्टिकल्स निकालने जाएंगे ना, अगर आप एक्सेस निकालेंगे तो 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन और -3 × 10⁻20, जो भी आ रहा है कितना आ रहा है, 2 × 10⁻20। कौन से हैं ये, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। वो ज़्यादा थे वही बचेंगे इतना, और यही इलेक्ट्रॉन अब चार्ज लेके आएंगे। जितना चार्ज इनके पास होगा वही एक्सेस चार्ज होगा। कितना चार्ज है, n ही है अपने पास, और n निकाल लिए हैं, ठीक है। अब तो जो भी आया 32 कूलम का चार्ज मिल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ गलत है क्या, नहीं, मेरे हिसाब से सही है, ठीक तो है यार, ठीक है। ठीक है, तो कभी भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रहा है तो आप परेशान ना हो कि इसमें Q = NE में n किसको रखें। आप देख लीजिए ज़्यादा कौन सा है, जो ज़्यादा है। अच्छा, आपके विचार आ सकता है कि जो ज़्यादा है चलो वही सी को n लिख देते हैं, आप डायरेक्टली n के स्थान पे 5 × 10⁻20 लिख के आगे बढ़ जाओ, ऐसा विचार आ सकता है मन में, और गलत हो जाए, है ना। तो ये जब मैंने Q = NE लिखा था ना, तो इसलिए n को हमने स्पेसिफाई किया था, नंबर ऑफ एक्सेस चार्ज पार्टिकल्स, जो ज़्यादा हैं वो हैं। कितना ज़्यादा है वो निकालें पहले, उसके बाद ही करेंगे। कल की क्लास न्यूमेरिकल से भरी हो रहेगी। आज कितना टाइम हुआ अभी,
752 बहुत पढ़ डाले क्या? बहुत नहीं पढ़े, अभी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन भी लिख रहे हैं। कंपनी वाले भी फ़ोन कर देते हैं। अच्छा, कंपनी को भी ना कुछ ऐसा नंबर बनाना चाहिए जिससे लोगों को पता ना चले, उठा लें तब पता चले ये कंपनी का है। और तो पहले ही दिख जाता है +144 ऐसा कुछ करके, तो आदमी जान जाता है कंपनी का है, तो नहीं उठाता। बनाना चाहिए ना, तुम जैसे जनरल मोबाइल नंबर है उसी तरह उनका होना चाहिए, कम से कम उठाओ। क्या बोले दादा? ट्रेस हो जाएगा। हाँ, जियो वाले रिचार्ज के लिए करते हैं आदमी। मैं तो सोचता हूँ कि भाई कोई आया लगता है, 1-2 स्टूडेंट्स बढ़ गए लगता है, मतलब हाँ है, कोई फ़ोन करेगा तो मुझे लगेगा कोई स्टूडेंट फ़ोन नहीं कर रहा है ऐसा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। क्यू इक्वल टू एनी पे ही एक और बढ़िया क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे ये आदमी न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ा दिया, नहीं है भी चैप्टर। आप लोग सोच रहे हो कि ये कल्लू आदमी, नहीं मैं इतना कल्लू था नहीं सच में, अब हो गया हूँ। एक सेंटेंस है, मेरे पिताजी परसों मुझे सांत्वना दिए हैं। क्या दिए हैं? मेरे पिताजी बोले हैं काला आदमी ज्ञान सागर होता है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है तब से कि मैं ज्ञान सागर हो गया हूँ। आप लोग भी यही मानते हैं क्या? नहीं मानते? अच्छा, वो गोरा है इसलिए नहीं मानता। नहीं, मैं गोरा नहीं हूँ। तुम मानती हो क्या? अरे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत ट्रैक में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम काली हो गई हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अरे बेइज्जती क्या है भाई? देखो, सीरियस स्टडी में थोड़ा सा समस्या है। सीरियस स्टडी नहीं हो सकती है, अपने कल्चर में नहीं है। कौन से? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं था, मैं कहना चाह रहा था ये भिड़ा रहा है, ऐसा नहीं है। खैर चले, कंसंट्रेट हियर। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं एक कप पानी में, जिसका मास दिया है 250 ग्राम। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं कॉन्सेप्ट धीरे से आपके पास ले आता हूँ। 5-7 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह एक बढ़िया मॉडल है। अब ये याद रखेंगे आप कि अगर ये मॉडल बनता है, किसी भी मटेरियल का मास दे दे और पूछे कि इसमें कितने चार्ज हैं, तो अगर वो न्यूट्रल है तो बराबर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। अगर वो न्यूट्रल है तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। यहाँ पे वो कुछ कह नहीं रहा है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल ही है। और जनरली एक कप पानी भरा है तो वो न्यूट्रल ही है। सबसे पहला काम इस तरह क्वेश्चंस में होगा, आप मोल कैलकुलेट करिए। सबसे पहला काम आप मोल कैलकुलेट करिए। करते हैं। मोल वेट है अपान मॉलिक्यूलर वेट। बोलो, 250 ग्राम और 18 ग्राम पर मोल पानी का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। काट लें, कितना आएगा ये? कुछ बता दो यार हमको भी सॉल्व करके डायरेक्टली। कितना आ रहा है? फोर्टीन के आसपास मिलेगा क्या? 13.8। ठीक, 13.8 मोल्स हैं।
अब ये सोचिए कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं। वो पार्टिकल है क्या, एटम है कि मॉलिक्यूल है कि क्या है? जो जिस अवस्था में है वैसा ही है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो एक मोल कार्बन में Na कार्बन होंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक मोल ऑक्सीजन मतलब O2 की बात हम करेंगे। पानी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो एक मोल पानी का मतलब पानी के इतने पार्टिकल, कितने, एक कितना 6 पॉइंट कितना होता है 6.02। ये क्या हो गया, ठीक है 6.02। कुछ लोग 2 कहते हैं आगे, कुछ लोग 3 कहते हैं, इंटू 10⁻23 ये Na की वैल्यू है। तो एक मोल में इतने पानी होंगे, इतने पानी होंगे। और अगर हम एक पानी की बात समझ रहे हैं क्या, एक मोल में इतने पानी होंगे कि नहीं, पानी की इतने जो भी है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मोल मतलब, ठीक है। अगर एक H2O में देखें तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होंगे, है ना। तो ये 10 चार्ज पार्टिकल हैं। 10 चार्ज पार्टिकल मतलब 10 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और प्रोटॉन की संख्या कितनी जाएगी, इतनी जानी चाहिए जो जानी चाहिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ठीक है। एक पानी में हम ये निकाल सकते हैं 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने पानी है अपने पास एक मोल में, और अपने पास टोटल कितने मोल थे, इतने। 3 स्टेप की कैलकुलेशन है। अकेला पानी का मॉलिक्यूल H2O है, उसमें से आपको 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। अरे क्या, अकेले H2O के मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्यों? 2 हाइड्रोजन के लिए 1 1 होता, तो 2 हाइड्रोजन और 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, तो 8 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या है। और जितने प्रोटॉन है न्यूट्रल अवस्था में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एक पानी में है। और पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं अपने पास, इतने। इतने नहीं हैं, इतने एक मोल में हैं। एक मोल H2O में इतने हैं। और इन 1 H2O, एक H2O में इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमको टोटल प्रोटॉन निकालना है तो कितना, 10 इंटू 13.8 मोल और इंटू एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। एक पानी में इतने, फिर एक मोल में इतने, और टोटल मोल कितने हैं 13.8। ये टोटल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है। सब फिजिक्स जैसे कुछ है नहीं, एक्चुअली फिजिक्स जैसा कुछ है क्या इसमें, टोटल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात हो गई, पर ठीक है। तो जो भी इसका आंसर मिले ये मुद्दा नहीं है, इतने प्रोटॉन और इतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक। लिख लो इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। याद नहीं रखेंगे, मॉडल याद रखेंगे। कभी भी ऐसा पूछता है किसी भी चीज़ का मास देके, जब हम लोग बोर्ड लेवल पे फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो कभी डिस्कस ही नहीं करते इस तरह, कभी नहीं डिस्कस करते। अकेले चार्ज पे हम 10 क्वेश्चन कर डाले, हम पूरे 12वीं में 10 क्वेश्चन ना कराएं न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल पे। हाँ, पूरे 12वीं में मिला के 10-15 करा दें तो करा दें स्टेट बोर्ड के लिए। ये बात समझ में ना आ रही हो तो जहाँ ना आ रही हो तुरंत पूछ लें।
ये चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ है, ये संदेह स्थिति उत्पन्न हो गई क्या इसमें, तो मैं फिर लिख देता हूँ 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक, अच्छा ये यूनिट बड़ी है थोड़ा सा, और इतनी बड़ी है कि बहुत बड़ी है, कम से कम 12-14 दिन चलेगी। अभी दूसरा लेक्चर है, 12 दिन तो चलनी चाहिए कम से कम, वो भी तब जब हम लोग 2-2.5 घंटे डेली पढ़ेंगे तब। और अगर 1.5 घंटे की ही क्लास होती है जैसे बाहर और इंस्टीट्यूट्स में, तो चलता है लगभग 25 दिन। 1.5 घंटे ठीक है? नहीं ठीक है, 2 घंटे ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा फिर कम ठीक है। लिख ले क्या इसको, लिख गया ये इस मंथ ये पितृपक्ष चल रहा है, बहुत सारे न्योता हैं। क्या बांट दें? अरे मेरे यहाँ नहीं है, मुझे आग मिल गया है ना एक तो अभी। ठीक है, हटाऊँ क्या इसको? ये किए क्या? ये कर रहे थे है ना? इसको देखिए, एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन, बिना पेन चला के करने वाला क्वेश्चन, क्योंकि चार्ज पे हम 8-10 क्वेश्चन अब कर लिए हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस के लिए आपका पेन नहीं चलना चाहिए। लिखा है कि 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यही मतलब हुआ ना, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो लिखा है कि 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा। तो हम 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जानते हैं, उसमें टाइम का डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा, है ना। तो जो टाइम आएगा, नहीं 1 कूलाम में होते कितने हैं, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 सेकेंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अच्छा 18, ठीक। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 6.25 इंटू 10 पावर 18 और डिवाइडेड बाई 10 पावर 9। तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड। बाकी अपने सुविधा अनुसार इसको मिनट में, घंटे में, दिन में, साल में कन्वर्ट करते रहें, है ना। फिर जो ऑप्शन में मिल जाएगा देख लेंगे। नहीं लिख रहे हो क्या इसको? क्या सोच विचार में पड़ गए? वीडियो पीडीएफ सारे क्वेश्चंस का आपको तब मिल जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे, मतलब पार्ट शुरू करेंगे। कूलॉम्स लॉ से जब बाहर निकलेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का एक साथ पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चंस बस का, सॉल्यूशन उसमें नहीं होंगे। जैसे ही मैं इसको इस मोड को ख़त्म करूँगा ना, वैसे ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन बचता है। सेव करते चलेंगे तो अलग अलग लिखा रहेगा, हम उसको कितनी बार भेजेंगे, कितनी फाइल भेजेंगे एक साथ उसको कंपाइल करके। वो इसलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जब हम चलाएंगे तो उसी में हो जाता है, लेकिन अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं और ऐसे चलेगा नहीं वो अभी, है ना। एंड्रॉयड वर्जन में इतना सुविधा दे दिया है, बहुत दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? नहीं, लिखो लिखो लिखो। नहीं लिखे हो गया क्वेश्चन?
चलो मैं पावर पॉइंट भेज दूंगा ना, ग्रुप में पीपीटी इसका शेयर कर दूंगा तो कुछ। हाँ तो क्या लिख लिया करें, कॉपी में लिखी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। नहीं लिख गया अभी, दो दो बार लिख रहे हो क्या? बहुत हुआ इतना टाइम। लिख लो लिख लो लिख लो, कम से कम क्वेश्चन तो लिख लो। इसको देखिए, प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है, AIPMT 2004 में एक क्वेश्चन था, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी पढ़ के आए हैं, कूलम्ब स्क्वायर। ये लास्ट वाला सही है क्या? लास्ट वाला सही है? सोचें और सोचें अच्छे से। नहीं सही है? सी नंबर सही है। क्यों? हाँ उसमें ब्रैकेट लग गया है, इसमें ब्रैकेट लग गया है, और अभी जो हम लिख के आए थे उसमें ब्रैकेट नहीं लगाए थे एप्सिलॉन की यूनिट में, है ना? तो ये वाला सही है, ये ठीक। इसको देखें, ये कब का है? JMS 2013 का है। कैसे सर निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे? यूनिट से, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसके? यूनिट से। यही इसीलिए मैं इसके सामने ही लिखा था इसको कि यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, कूलम्ब को हम क्या लिखते थे? 80, तो 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन को क्या लिख रहे थे? MLT -2 फोर्स है ना, और L स्क्वायर और सही है क्या? इतना समझ में आ रहा? कूलम्ब को 80 लिख रहे थे और डिवाइडेड बाय न्यूटन फोर्स है, तो MLT -2 और L स्क्वायर और मीटर स्क्वायर के लिए इसको ले गए जब ऊपर, तो m पावर -1 हो गया क्योंकि एक ही मास था, और लेंथ 2 1 3, तो L -3। इतने में हम मिला सकते हैं क्या? दो ऑप्शन A और C। BD तो काट दिए ना, यही 50% वाला चांस कहते हैं, दो ऑप्शन हटाने का सोचा, ठीक है। और आगे क्या हुआ? T कहाँ है? कितना है? +4, और एक A भी है, 2 A है। कहाँ लिखा है ये? C में, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, 2013 का JEE में। देखे रहे हैं, रिपीट हो सकता है JEE का क्वेश्चन नीट में, होते ही रहते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला आप 11th में इतना बढ़िया से पढ़ के आए, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। अब यहाँ नया क्या मिलेगा? सिर्फ कूलम्ब का नहीं पढ़े थे तो कूलम्ब हम पढ़ लिए हैं, बाकी तो सब पुराना ही है ना। यूनिट याद रखने का ये फ़ायदा है कि आप निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सब मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर बुक्स में मिल जाएगा, आपके जो भी मटेरियल्स हैं उसमें मिल जाएगा ना। इसको देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फोर्स आपको दिया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों के बीच फोर्स ये दिया हुआ है, और दोनों 5 A के ऊपर ये डॉट लगा हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। ये A के ऊपर जो ये लगा हुआ है ये एंगस्ट्रॉम है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच एटम? अच्छा, दोनों के बीच इक्वल चार्ज था तो हम लिख सकते हैं KQ × Q, K Q1 Q2
डिवाइडेड बाई आर 5 एंगस्ट्रॉम के लिए 10 पावर माइनस 10 का स्क्वायर, और के की वैल्यू भी हम लिख देते हैं, के की क्यों छोड़ रहे हैं, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 पावर 9, और ये बराबर आ रहा है 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 के। यहाँ से हम क्यू स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 29, क्यों माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस ये, और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 पावर 9। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी आए अंडर रूट में कर लेंगे। कितना आएगा लगभग, मैं मान लेता हूँ 9.5 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे मैं लिख लेता हूँ अंदाज से। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है ये ओवरऑल, नाइन 9.4 लिख दूँ क्या, ये कुछ ऐसा मान लीजिए इतना आ रहा है, और Q आ गया है तो Q को हम Na के बराबर लिख सकते हैं और वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। Q मिल गया, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं, आप ये ना मान लें कि बिल्कुल, ये आ गया 3.13 इंटू 10 पावर माइनस 19, और अगर हम इसको Ne लिख दें, इसको हम Ne लिख दें, तो यहाँ से n निकाला जा सकता है, 3.13 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अच्छा 19 था ना, ठीक है, रिपीट करें, कहाँ से, शुरू से, कह रहा है कि सेम चार्ज है, दोनों क्यू क्यू मान लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। दोनों के जो फोर्स लग रहा है वो कह रहा है कि 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 है, और फोर्स होता कितना है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R के स्थान पे 5 और एंगस्ट्रॉम के लिए 10 पावर माइनस 10 इसका स्क्वायर, वहाँ से क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 ये था, इंटू 2 बार ये, तो 5 इंटू 5 ये, और 10 पावर माइनस 10 भी 2 बार, है ना, स्क्वायर था, और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 पावर 9, ये क्यू स्क्वायर मिला था। इसको आप सॉल्व कर रहे थे जब, तो ऊपर का मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 में 3.7 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये मिल रहा था लगभग 93, और डिवाइडेड बाई ये 9 इंटू पूरा पावर देख लिए अगर हम, तो ऊपर कितना है 10 10 20 9 29, और नीचे से भी 9 जाके माइनस बन जाएगा, तो 29 9 38 ऐसे। तो यहाँ से जब Q निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट करके, अच्छा ये अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं कितना, 10 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं, है ना, 10.1 के आसपास मान लो, इंटू 10 पावर माइनस 38, और 10 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 3.1 ही मिलेगा, कितना मिलेगा 3.1 या 3.2, 3.2 तो नहीं मिलेगा, 3.1 ही मिलेगा। फिर भी चलो लिख देते हैं, मान लो कुछ इधर उधर हुआ हो, ये मुद्दा बहुत नहीं है, चलो 3.2 नहीं 3.1 ही लिख देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेंगे। 3.1 इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट हुआ तो कितना मिला, 10 पावर माइनस 19,
मिला? क्यू की वैल्यू मिल गई अपने को। अगर वो चार्ज पूछता तो ये हो जाता। अब क्या आ रहा है, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, जहाँ हम एन से निकालेंगे 3.1 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो 3.1 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 10⁻⁻19 10⁻⁻19 तो कट गए। आपके पास बच रहा है 3.1 डिवाइडेड बाई 1.6 अप्रॉक्सीमेट 2 मिल रहा है, क्योंकि इंटीजर में ही लिखेंगे, n की वैल्यू तो इंटीजर में ही आएगी। ठीक। आज के लिए इतना ही। कूलाम्स लॉ पे कुछ और अच्छे मॉडल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके हाजिर होंगे कल शाम 6:30 बजे। फ़ोटो खींच रहे हैं मेरी? अच्छा ठीक है, बस।